दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बिहार में बज चुकी है और 2 चरणों में जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने वाली है, 6 नवंबर और 11 नवंबर। लेकिन जरा सोचिए, जिस बिहार के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह कभी कहा करते थे कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं और 3 में 2 जिधर होती हैं सत्ता उधर ही जाती है, तो क्या खुद उनकी पार्टी जो इन 3 राजनीतिक ताकतों में जदयू और राजद के साथ शुमार मानी जाती थी, क्या अब भारतीय जनता पार्टी उस स्टेटस में नहीं रही? आखिर पिछले 2 सालों के दरमियान ऐसा हुआ क्या जिसने भारतीय जनता पार्टी का कबाड़ा करके रख दिया है? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को कितनी बड़ी सेंध लगी है, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व किस कदर बिखरा है, उसका अगर सबसे आसान पहलू के आधार पर, सबसे आसान तरीके से यदि उसका विश्लेषण करना हो, तो चिराग पासवान की मान मनोबल के लिए कैसे भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है उसे देख सकते हैं। वरना पिछले चुनाव को देखें, 2020 के चुनाव को, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से बाहर चली गई, नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हुआ, चिंता उसे होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर पकड़ने की नौबत आ गई है चिराग पासवान के कि किसी तरह एनडीए के बैनर तले रुके रहो। यह स्थिति बीजेपी की हुई क्यों? क्या संसद का अंक गणित 240 पर आकर ठिठक गया? 32 सांसदों की बैसाखी जो नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे ने मुहैया कराई, उसके दम पर सरकार चल रही है, या चिराग पासवान के भी उसमें 5 सांसद है, सिर्फ इसी वजह से चिराग की मनुहार की जा रही है? यह तो सभी जानते थे कि अगर चिराग पासवान इस बार अलग लड़ते तब भी दिल्ली में समर्थन करते, मोदी का हनुमान बताकर खुद को चुनाव लड़ते। आखिर ऐसा हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी का जलवा बिखर गया? आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व बिखर गया? आखिर ऐसा हुआ क्या कि बिहार चुनाव आते आते अमित शाह की चाणक्य नीति पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई? 2 सालों के घटनाक्रम पर यदि हम नजर डालें तो गंगा से लेकर गंडक और कोसी तक बहुत पानी बह चुका है और इसी पानी में बहते बहते भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व भी करीब करीब बह चुका है। बीजेपी ने बिहार में एक ऐसा दौर भी था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू की, नीतीश कुमार चले गए साथ छोड़कर, बीजेपी ने चिंता नहीं की, आरएसएस ने चिंता नहीं की। अमित शाह की चाणक्य नीति, तथाकथित चाणक्य नीति और नरेंद्र मोदी का चेहरा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 75% से ज्यादा सीटें दिला गया। 2019 में नीतीश कुमार साथ रहे, लगभग सारी सीटें जीत ली एक को छोड़कर, और अब 2024 के नतीजे में जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 1/3 सांसद कम हो गए, 1/3 का नुकसान हो गया, नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद नुकसान हो गया, तब आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर विकेट पर कैसी आई है और कैसे भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक नीतीश कुमार ने, काफी हद तक भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने और काफी हद तक बदलते हुए कलेवर ने बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को बिखेरने का काम किया। जरा इसकी एक एक परत को आज खोलने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कैसे बिखरी, इसको समझने के लिए थोड़ा चलते फिरते अंदाज में कांग्रेस पार्टी कैसे कमजोर पड़ी थी बिहार में, उसकी चर्चा जरूरी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी 1990 में चुनाव हारी थी, हारने के बावजूद उसके बिहार के अविभाजित बिहार विधानसभा के 324 में से 72 सीटें मिली थी। वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, भाजपा उससे तकरीबन 33 या 34 सीटें पीछे थी। उस वक्त तक बिखरी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को बिखेरा था मंडल कमीशन ने, और मंडल कमीशन ने जब कांग्रेस पार्टी को बिखेरा तो भारतीय जनता पार्टी को भी बिहार या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को यदि छोड़ भी दे तो बिहार में पनपने का मौका नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की बैसाखी बनकर चलना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा लाया गया। जरूरत के समय, जैसे यूपी में 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे का इस्तेमाल किया गया, वैसे ही सम्राट चौधरी के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चेहरों के इस्तेमाल के पीछे जब चेहरों की भूमिका और चेहरों की अपील भी सीमित हो जाए तो स्वाभाविक है कि बिहार जैसे राज्य में, जहां सांप्रदायिकता की राजनीति की जगह समुदाय की राजनीति, जाति की राजनीति हमेशा से प्रमुख रही है, वहां नीतीश कुमार ने ही इसका तोड़ निकाला कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। हिंदू शब्द
चुनावी हिंदुत्व ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रहा और इस बात पर बीजेपी ने 2013-14 से लेकर 2019-20 की परिस्थितियों में काफी हद तक कामयाबी पा ली थी कि वोटर के एक बड़े हिस्से को, चाहे किसी भी जाति का हो, उसको हिंदुत्व की, चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर लाकर खड़ा किया जाए। एक ऐसा हिंदुत्व जो किसी खास अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया हो, जहां मंगलसूत्र, भैंस सब किसी खास समुदाय को देने की बात चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से करते आ रहे हो, लेकिन वो बिखरा और इस कदर बिखरा कि बीजेपी का सामाजिक ताना बाना बिखर गया। जाति गणना इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन सिर्फ जाति गणना ही कारण नहीं है, बल्कि भारत के मध्य वर्ग ने जो उम्मीद 1990 में और 90 से लेकर 2020 तक भारतीय जनता पार्टी से लगा रखी थी, उस उम्मीद में धीरे धीरे टूटन शुरू हो गई। वो उम्मीद कहीं ना कहीं नाउम्मीदी में बदलने लगी। 5 किलो राशन वाली व्यवस्था के लिए इस देश के मध्य वर्ग ने, खासकर लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्य वर्ग ने, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का दामन नहीं थामा था। उसे तो अच्छे दिनों की आस थी, उसे तो खाते में 15 लाख रुपए आने की आस थी, उसे उन तमाम परिस्थितियों की आस थी जिन परिस्थितियों को गुजरात मॉडल बताकर पूरे देश में बेचा गया। जबकि हकीकत ये थी कि गुजरात मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको कि इस देश में व्यापक अपील के तौर पर लाया जाए। लेकिन बीजेपी ने उस दौर में ब्रांडिंग की। ब्रांड का जमाना है, चाहे किसी भी ब्रांड का सामान आप खरीदे, कपड़े की क्वालिटी कैसे भी हो, ब्रांड की टैगलाइन देखने वाले दौर में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि नरेंद्र मोदी को भी एक ब्रांड बनाकर इस देश का कॉरपोरेट और कॉरपोरेट समर्थक मीडिया एक ऐसी परिस्थितियों के लिए बेच रहा है जिसमें इस देश के संसाधन को कुछ खास कॉरपोरेट घरानों के हाथों तक पहुंचाया जा सके। नौकरियां कम होने लगी, किसान कहीं ना कहीं देश में छला हुआ महसूस किया जाने लगा और किसान और नौजवान जब छला हुआ महसूस किया जाए, अग्निवीर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो एकमात्र ऐसी नौकरी जिसमें कई सारे लोग आरक्षण को देश के विकास के लिए बाधा बताते हैं, जरा हमें कोई बता दे कि सेना में कोई आरक्षण है? आरक्षण नहीं होने के बावजूद सेना में अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाई गई। कौन सा तबका इससे पीड़ित हुआ? वही तबका पीड़ित हुआ जिसकी मानसिकता कुछ सालों में बन गई या बना दी गई थी कि आरक्षण विरोधी है। लेकिन जहां आरक्षण नहीं है वहां 6 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दी जाने लगी। क्या करेगा नौजवान? क्या उस चुनावी हिंदुत्व के सहारे पकौड़ा बेचने की कोशिश करेगा? पकौड़ा रोजगार योजना का हिस्सा बनेगा? 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दे रहे हैं। 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार इस देश में खड़ा हो सकता है सिवाय पकौड़े का और जलेबी का ठेला लगाने के अलावा? 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार खड़ा हो सकता है? हमारे दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के सहारे नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य का, उस साम्राज्य का विस्तार जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय चेहरे के दौर में भी 182 सांसदों से ऊपर नहीं बढ़ पाया था, उसे एक दौर में 303 तक पहुंचा दिया था। वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और मध्यवर्ग के सामने विकास के मॉडल का, तथाकथित हिंदुत्व और तथाकथित विकास मॉडल का एक ऐसा कॉकटेल बनाकर पेश करने की कोशिश थी जिसकी बुनियाद बहुत मजबूत नहीं थी। और जब उसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी तो उसका टूटना स्वाभाविक था। जाति जनगणना ने उसमें बहुत तेजी ला दी। जाति जनगणना के बाद हुआ क्या? नरेंद्र मोदी अब व्यापक चुनावी हिंदुत्व के ब्रांड नहीं रहे। नरेंद्र मोदी क्या हो गए? वही हो गए जो उन्होंने बिहार के बाहर एक दूसरे राज्य के चुनावी सभा में अपनी जातीय पहचान का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी बिहार में सिर्फ तेली समाज के नेता बन के रह गए। जिन्हें मोहरा बनाया सम्राट चौधरी को, वो कुशवाहा समाज के भी नेता ढंग से नहीं बन पाए, क्योंकि उनसे बड़ा ब्रांड बिहार में वो एनडीए के अंदर ही है, वो उपेंद्र कुशवाहा के तौर पर स्थापित है। और ऊपर से उस समुदाय की जो मानसिकता है राजनीतिक तौर पर, वो मानसिकता किसी पैन बिहार चेहरे की बजाय स्थानीय नेतृत्व यानी कैंडिडेट के साथ जाने की है। अपर कास्ट की क्या स्थिति हुई? नौकरियां कम होती चली गई। सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह नौकरियां कम होती चली गई। अग्निवीर आ गया। किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा और मंडी सिस्टम के खात्मे जो नीतीश कुमार ने 2006 में किए थे, उसको दोबारा शुरू करवाने के लिए बीजेपी ने मोदी एरा में भी कोई पहल नहीं की बिहार में। तो कहीं ना कहीं
बिहार के अपर कास्ट को भी लगने लगा कि ये परिस्थितियां बहुत अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के दौर में नहीं है। ऊपर से जाति जनगणना ने अपर कास्ट के बीच एक स्वस्थ जातीय प्रतिद्वंदिता जिसे करते, प्रतिद्वंदिता शब्द उचित नहीं है, प्रतियोगिता, कास्ट कंपटीशन को कंस्टिट्यूएंसी वाइज, क्षेत्रवार तरीके से आगे बढ़ा दिया। अब जरा देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को जाति शब्द से नफरत था, क्योंकि उसे लगता था कि जाति शब्द का इस्तेमाल ही बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को बिखेरने के लिए काफी हो जाता है, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव प्रताप रूडी पूरे बिहार में राजपूतों को जगाने के लिए राणा सांगा यात्रा कर रहे हैं। ये बीजेपी के ही नेता है। मोदी सरकार में मंत्री रहे आरके सिंह राजपूतों की अस्मिता की अपील कर रहे हैं, ये भी बीजेपी के नेता रहे हैं। ये कौन सी बात चल रही है? ऊपर से अलग अलग जातियों के इतने नेता पैदा हो रहे हैं, इतने नेता, सामुदायिक राजनीति इस कदर जाति गणना के बाद बढ़ गई है कि बिहार में चाहे मुकेश सहनी हो, वो अपने समुदाय की राजनीति कर रहे हैं, जिनकी चिरौरी बीजेपी एनडीए के अंदर बने रहने के लिए कर रही है, वो भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान, स्वाभाविक है कि उनके पीछे 5% का एक वोट बैंक है, जिस वोट बैंक की कीमत भारतीय जनता पार्टी जानती है और तभी उनके पीछे आज खड़े होने के लिए मजबूर है। जबकि उसी 5% वोट बैंक की कीमत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के विधानसभा चुनाव में कोई खास नहीं लगी थी। तब उसे मोदी मैजिक पर भरोसा था, जो उसे विधानसभा में 74 सीटों तक पहुंचा देगा। आज क्या 74 सीटों तक पहुंचने के हालात बीजेपी के हैं? प्रशांत किशोर अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी में डेंट लगा रहे हैं। आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अलग अलग जगह खबर पढ़ी और कई लोगों से बात की, तो पता चला कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार भाजपा के सबसे बड़े कोर वोटर भूमिहार समाज से बहुत अच्छी संख्या में कैंडिडेट उतारने जा रहा है। सम्राट चौधरी के जिस ब्रांड की ब्रांडिंग बीजेपी करना चाहती थी और प्रशांत किशोर ने उसमें पलीता लगाया, उस ब्रांड में यानी कुशवाहा समाज के वोट बैंक से बड़ी संख्या में टिकट देने की तैयारी राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। ये हालात जब बने हुए हैं तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार बैठकर तमाशा आज उसी तरह देख रहे हैं जैसे तमाशा बीजेपी चिराग मॉडल के दौर में 2020 में देख रही थी, क्योंकि तब उसे लग रहा था कि बिहार में 70 पार तो वो जा रही है, जनता दल यूनाइटेड अपना समझे। उसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद कहीं 90 भी पार कर जाए और अपना मुख्यमंत्री भी बना ले, लेकिन वो हुआ नहीं। चिराग मॉडल ने जेडीयू को इतना नीचे पहुंचा दिया कि बीजेपी की जगह आरजेडी यानी तेजस्वी यादव बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता हो गए। उसमें सिर्फ चिराग मॉडल का ही नहीं बल्कि पढ़ाई, कमाई और दवाई जैसे उन मुद्दों का भी योगदान था, जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी ये भांप नहीं पाई कि बिहार में बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले तबकों में भी एक ऐसा तबका पैदा हो गया है, एक ऐसे तबके ने अपनी जगह बना ली है जो छोटा ही सही लेकिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग के लिए जा रहा है। अब 2020 में पढ़ाई, कमाई और दवाई के मुद्दे पर जो तबका वोट कर रहा था वो छोटा था। अगर वो तबका बड़ा होता तो तेजस्वी यादव के पास 150 सीटें होती। अब वो तबका बड़ा हो चुका है। उस मुद्दे को पहचाना प्रशांत किशोर ने 2020 में, जो संकेत के रूप में सिंबॉलिक तौर पर दिखाई दिया कि वोटर, बीजेपी का कोर वोटर खासकर डेविएट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसकी पहली पसंद अब लंबे समय तक नहीं रहेगी। इस चीज को आरजेडी डिकोड कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन प्रशांत किशोर ने किया। और तभी प्रशांत किशोर को पार्टी के तौर पर समर्थन मिले ना मिले, उनके मुद्दों के साथ बिहार का आम मतदाता खुद को जोड़कर देखता हुआ नजर आया। और जब जोड़कर देखता हुआ नजर आया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छठ के ठीक पहले एक चरण और छठ के तत्काल बाद दूसरा चरण क्यों नहीं रखा गया वोटिंग का? इसलिए नहीं रखा गया, स्वाभाविक है कि आज के दौर में जो आरोप राहुल गांधी लगाते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था भी सत्ता की गोदी में है, उनके आरोप को यदि सही मान ले तो चुनाव की तारीखें छठ के आसपास इसलिए नहीं रखी गई। 7-8 दिन बाद पहला चरण और उसके तकरीबन 12 दिन बाद, यानी छठ 28-29 को है अक्टूबर में, तो उसके 7 या 8 दिन बाद पहला चरण, ताकि माइग्रेटरी वोटर लौट जाए। जिन माइग्रेटरी वोटर के सहारे, जिन रोजगार की तलाश में बाहर गए लोगों के सहारे इसी छठ महापर्व के मौके पर 2005 का जो दूसरा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई, अब वही माइग्रेटरी वोटर बीजेपी को डराना शुरू कर दिया। लिहाजा छठ से हफ्ते भर दिन बाद की तारीख पहले फेज के लिए रखी गई और छठ से तकरीबन 14 दिन बाद की तारीख
दूसरे फेज के लिए रखी गई, ताकि ये वोटर वापस चला जाए, कहीं ये वोट करेगा तो ये वोट बदलाव के लिए न कर दे। तभी चिराग पासवान की चिरौरी की जरूरत पड़ रही है, वरना नीतीश कुमार कहां जा रहे हैं चिरौरी करने। नीतीश कुमार को यह बखूबी पता है कि जनता दल यूनाइटेड वाली सीटों पर जो 50-60 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, अगर वो स्कीम क्लिक कर गई तो जेडीयू 80 पार, और क्लिक नहीं कर पाई तो जेडीयू 40 के आसपास जहां थी वहीं रह जाएगी। ये बात नीतीश कुमार को बखूबी पता है कि चिराग पासवान के वोटों से इस बार उनका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। इस बार जब चुनावी हिंदुत्व दरका हुआ है, मोदी की अपील एक जाति की अपील में सीमित होकर रह गई है, नीतीश कुमार की अपील एक जाति की अपील में सीमित होकर रह गई है, लालू यादव की अपील, तेजस्वी यादव की अपील जाति के दायरे से थोड़ी बाहर जरूर है, लेकिन लालू यादव की अपील भी एक जाति के दायरे में सिमट गई, और इन सब के बीच चिराग पासवान की अपील भी एक जाति के दायरे में है। तो स्वाभाविक है कि उस परिस्थितियों में जनता मुद्दों के आधार पर जाएगी, और मुद्दों के आधार पर जा रही जनता में 10,000 रुपए दिया जाना महिलाओं को किस हद तक वोटर को रोक पाएगा, और खास करके बिहार की जातीय राजनीति के बीच में एक वर्ग की राजनीति, जिसमें युवा भी एक वर्ग है और किसान भी एक वर्ग है, ये सब जब एक साथ खड़े हो रहे हैं, जीएसटी की मार से परेशान व्यवसायी भी इसके साथ खड़े हो रहे हैं, और व्यवसायी वर्ग जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना कोर वोटर मान के चलती थी, उनके बीच भी जब हालात उल्टे पड़ रहे हैं, तो सबको आसानी से दिखाई दे रहा है कि इस बार 2020 की तरह कमजोर विकेट पर जेडीयू नहीं बीजेपी है। जेडीयू पिछली बार कमजोर हो गई थी, 43 सीट पर आ गई थी, अब 43 से ऊपर ही बढ़ सकती है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ या विराट कोहली टाइप बैट्समैन यदि 1 या 2 रन पर आउट होता है या 0 पर आउट होता है, तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार इससे ज्यादा तो जरूर बनाएगा, 10 या 20 रन तो कम से कम बनाएगा। वो स्थिति अभी जेडीयू की है कि जेडीयू पिछली बार इतना नीचे चली गई थी नीतीश कुमार की पार्टी कि उससे ऊपर तो वो जाएगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने तिनका तिनका जोड़कर चुनावी हिंदुत्व की एक भीत का महल खड़ा किया था, वोटों का भीत का महल खड़ा किया था, वो भीत की दीवार भरभरा कर गिरने लगी, कुछ मुद्दों के आसरे तो कुछ जाति जनगणना के बाद की परिस्थितियों के आसरे। और जब इन सब के बीच वो भरभरा कर गिरने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर कहां है उसका एक और उदाहरण देखिए। बीजेपी के पास पिछले चुनाव में 74 विधायक जीते थे, और 74 में तकरीबन 45% विधायक जनरल कैटेगरी के थे, तो 4% रिजर्व कैटेगरी के भी रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 50% विधायक भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईबीसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि उनके टिकट पर अल्पसंख्यक तो है नहीं। तो जब 50% भाजपा विधायक ओबीसी ईबीसी हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देगी वो 60 से 70% टिकट ओबीसी ईबीसी को दे रही है, और जहां ओबीसी ईबीसी को टिकट दे रही है वहां बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा दिखने वाला अपर कास्ट का वोटर, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो तिलक तराजू और तलवार वाला वोटर, कहीं ना कहीं जब जन सुराज के कैंडिडेट के साथ अपने मुद्दों को भी जोड़कर देखता है और अपनी जातीय अस्मिता को भी ओबीसी भाजपा के ओबीसी कैंडिडेट वाली सीटों पर जोड़कर देखता है, तो सबसे ज्यादा उस तथाकथित चाणक्य नीति के सामने भरभरा कर गिरने का खतरा पैदा हो जाता है, जो बिहार में अब तक सफल नहीं हो पाया। बिहार में बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का कल्याण नहीं होना था, लेकिन अब तो जो हालात बन गए हैं, नीतीश कुमार अपना कल्याण भाजपा के वोटरों से हो सकता है कि करा लें, करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जेडीयू के वोटर्स को की बात छोड़ दीजिए, लौकुश समीकरण और अति पिछड़ा की बात छोड़ दीजिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को कितना बांध कर रख पाएगी, ये सवाल बीजेपी के सामने है कि क्या वाकई बीजेपी के वो अपने उनके अपने नहीं रहे। प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों पर न्यूट्रलाइज किया, मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिग्री और शिक्षा के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के लिए जो मुद्दा खड़ा किया जाता था भाजपा की तरफ से, उसे खत्म करके रख दिया। ठीक इसी तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम बिहार भाजपा को, एक पायदान पर खड़ा करके रख दिया। और रही बात सुशासन बाबू या तथाकथित गुड गवर्नेंस की,
उस गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमेशा पिछले 20 सालों से बिहार के गृह मंत्री का नाम नीतीश कुमार रहा, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, बल्कि वो मुख्यमंत्री पद पर है, जनता दल यूनाइटेड या समता पार्टी के सदस्य है। तो इस हालात में बीजेपी कैसे जाएगी? अब नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या करेंगे बिहार चुनाव में? मंगलसूत्र, मुजरा, ये सारी चीजें तो चलनी नहीं है। योगी आदित्यनाथ आएंगे तो क्या उन्हें 2019 की तरह से हिंदुत्व के ब्रांड के तौर पर या बुलडोजर बाबा के तौर पर देखा जाएगा? और क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ब्रांड को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तीखी टिप्पणी की थी, क्या उसके बाद उस बुलडोजर ब्रांड को बिहार के अंदर पिछड़े वर्ग और आरक्षण और सामाजिक न्याय को कुचलने वाले बुलडोजर के तौर पर देखा जाएगा, या वाकई ठाकुरवाद के बुलडोजर के पर देखा जाएगा, या पहले की तरह हिंदुत्व के, चुनावी हिंदुत्व के बुलडोजर के तौर पर देखा जाएगा? ये अभी सवालों के घेरे में है। और जब बीजेपी का हर बड़ा चेहरा कोई वोट बैंक के आधार पे, कोई डिग्री के आधार पे, कोई भ्रष्टाचार के आधार पर सवालों के घेरे में गिर रहा हो, तो आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि 2 सालों में जो हालात बदले हैं, उन हालात ने बीजेपी को कहां फंसाया है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह को इन सारे मुद्दों की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं होती तो आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक क्यों पारित कराया गया? प्रॉमिसरी नोट के आधार पर भविष्य में महिला आरक्षण दिया जाएगा संसद और विधानसभाओं में, तत्काल क्यों नहीं दिया जाएगा? यही बिल पास कराया गया ना। और जब भविष्य में ही दिया जाना था तो आने वाले किसी सत्र में पास करा लिया जाता। स्पेशल सेशन बुलाने किसके लिए, क्या जरूरत थी? जाति गणना के मुद्दे पर बीजेपी झुकी, जाति गणना कराई जाएगी, भविष्य में कराई जाएगी, तत्काल क्यों नहीं शुरू हुई? सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे 15 लाख रुपए बोले थे कि सबके खाते में यूं ही मिल जाएंगे, वैसे ही 15 लाख रुपए लोगों के पास आए नहीं, वैसे ही महिला आरक्षण भी आ जाएगा क्या? वैसे ही जाति गणना भी हो जाएगी क्या? लोगों को ये सारी चीजें अब दिखाई दे रही है। और जाति गणना पर जैसे ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने मुहर लगाई, राहुल गांधी के मुद्दों की जीत हुई, वोटर अधिकार यात्रा ने लोगों के मन में संशय पैदा किया, इन सब के बीच इसी जाति गणना के मुद्दे ने, जो जाति गणना का विरोधी माने जाने वाला समुदाय सिर्फ इस वजह से भाजपा के साथ था कि उसे लगता था कि ये उसके हितों की रक्षा करती है, जब ये भी उसी सुर में सुर मिलाने लगी तो वो तबका क्या करेगा? उन तबकों के बीच ना तो भाजपा अपनी दिख रही है, ना राजद अपनी दिख रही है, ना जेडीयू अपनी दिख रही है। फिर वो तबका अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो भाजपा से आए, जेडीयू से आए, राजद से आए, कांग्रेस से आए, जन स्वराज से आए, जहां से आए। वो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग का तबका यदि अपने कैंडिडेट को जिताने नहीं जाएगा तो जाएगा कहां? ये हालात जो बिहार में बने, उसने भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण ताने बाने को बिखेर दिया। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, वो राजनीति कभी इंक्लूसिव नहीं होती है, समावेशी नहीं होती, वो हमेशा एक्सक्लूसिव होती है। और जब वो एक्सक्लूसिव होती है तो दिन प्रतिदिन उसमें से अलग अलग ग्रुप्स छूटते चले जाते हैं। यही मंडल पॉलिटिक्स के साथ भी हुआ और यही कमंडल पॉलिटिक्स के साथ हो रहा है। मंडल पॉलिटिक्स में क्या हुआ था? लालू यादव पिछड़ों के नेता थे, फिर धीरे धीरे वो यादवों के नेता हो गए। इसी तरह से नरेंद्र मोदी कभी चुनावी हिंदुत्व के नाम पर एक चुनावी हिंदुओं के नेता थे, फिर धीरे धीरे वो गुजरात में मोड़घांची समाज के नेता भले ना हो, वो पूरे गुजरात के पिछड़े वर्गों के नेता अब तक भले बने हुए हो, उत्तर भारत में यूपी बिहार में वो तेली समाज के नेता हो गए, जैसे नीतीश कुमार कुर्मी समाज के नेता हो गए, जैसे चिराग पासवान पासवान समाज के नेता हो गए। यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की विडंबना है कि दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, यानी साल दर साल इसमें से अलग अलग ग्रुप्स छूटते चले जाते हैं। मायावती के साथ भी यही हुआ। कांसीराम का जो मिशन था बहुजन समाज पार्टी का, वो सभी दलितों और यहां तक कि अति पिछड़े वर्ग, जिसे वंचित समाज, जिसे बहुजन या DS4 तक कहते थे, उस DS4 के नेता कांसीराम थे। मायावती भी शुरुआती दौर में बसपा के बैनर तले उसी DS4 की एक बहुत बड़ी पहचान थी, लेकिन सत्ता आई, 4 बार की सत्ता, उस सत्ता ने मायावती को सबसे ज्यादा प्रभावशाली समाज जो दलित समाज के बीच में उत्तर प्रदेश में है,
उसका नेता भर बनाकर छोड़ दिया और धीरे धीरे वहां से भी वो पहचान कमजोर पड़ने लगी। चंद्रशेखर आजाद रावण सामने आ गए, कांग्रेस पार्टी की अपनी पहचान सामने आ गई, संविधान बचाओ का नैरेटिव सामने आ गया और सब जब एक साथ सामने आ गया तो धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से विमुख होती गई और कमजोर पड़ती गई। यही अब मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के साथ हो रहा है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उसी का योगदान है, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही बहुत कमजोर होती है। उसमें कहीं ना कहीं ग्रुप्स छोड़कर आगे बढ़ने के आधार पर ही चीजें तय होती है। तो आगे तो ये होना ही था जो हो रहा है, यही बीजेपी के साथ हो रहा है और इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा, चुनावी खतरा इसी माहौल के बीच दिखाई दे रहा है। देखते जाइए 6 और 11 नवंबर को क्या होता है। 14 नवंबर को सब कुछ हमारे सामने होगा। राहुल गांधी के आरोप यदि निराधार पाए गए तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष चुनाव होंगे और सब कुछ हमारे सामने होगा। और यदि राहुल गांधी के आरोपों में दम निकला बिहार में, तब तो कुछ भी संभव है। कोई कहीं वोट दे, नतीजा कहीं भी आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।